नमस्कार दोस्तों। लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आज आप सभी का स्वागत है। और मैं आलोक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आज इस एपिसोड में मेरे साथ प्रवीण झा जी जुड़ने वाले हैं। तो पहले प्रवीण जी को लेके आते हैं अपने साथ और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो मैं इनवाइट करता हूँ उनको। नमस्कार आलोक नमस्कार जी। सर। नमस्कार आप सबको। नॉर्वे से स्वतंत्रता दिवस की मुबारक। और अभी आलोक जी से हम तो लोग बात हाँ बिल्कुल। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया नॉर्वे से कि चलिए आपने थोड़ा वक्त निकाल लिया कि बात करेंगे मेरे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। आ, तो सर, अगर हम शुरू करें सबसे पहले, क्योंकि आपने इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि आपने लिखना कब शुरू किया और क्यों शुरू किया। जी, लिखना तो सिर्फ लिखना आप बात कर रहे हैं तब तो 2011 से हम लोग एक उस समय ब्लॉगिंग का समय था, तो ब्लॉग लिखते थे। मेरा एक ब्लॉग है वामा गांधी करके। और अच्छा। ब्लॉग पे अंग्रेजी में लिखता था मैं, हिंदी उस समय लिखने का नहीं था मेरा, और अंग्रेजी में ही हम्म। लिखता था। इंडिया में आपको अंग्रेजी का शौक रहता है ना, तो मैं भी उसमें ही था। तो वहां पर आपको 2015 में जब मेरा हुआ कि अब नॉर्वे निकलना है, तो उस हम्म। समय शायद पता नहीं कुछ हुआ होगा कि अब राष्ट्र जब आप बाहर जाने लगते हैं ना, तब अचानक से देश याद आता है। तो मैं हिंदी में लिखना शुरू किया कुछ कुछ ऐसे ही ब्लॉग में। और हम्म। 2016 में जब यहाँ आ गया मैं नॉर्वे, तो इन लोगों ने नॉर्वेजियन भाषा मुझे सिखाई थी नॉर्वे आने से पहले। हाँ, वो आपने कोई एक पोस्ट भी अभी हाल ही में कोई किया था उसको लेके। तो यहाँ आकर जब नॉर्वेजियन सिखाया तो मैं भी अब अड़ गया कि हिंदी में लिखूंगा। तो 2016 में मैंने लिखना शुरू किया। काम से आके मैं एक एक कहानी जो है रोज एक लिख देता था, छोटी छोटी जो भी जीवन से गुजरी। और फिर हम्म। मेरी किताब आई थी चमन लाल की डायरी, उसमें मैंने वही सब लिखा है जो छोटी छोटी कहानियां हैं, मुश्किल से 2-3 पन्नों की कहानियां हैं। और वो जब लिख दी तो उसको फिर मैंने खुद ही पब्लिश कराया उसको। और फिर पता लगना शुरू हुआ कि हिंदी की दुनिया कैसी है, कहाँ है। तब इस तरह से तो आप कह सकते हैं 2016, 4 साल पहले से मेरा हिंदी में लिखना शुरू हुआ है। 4 साल से। और हाँ ये, हाँ, ये आपने बहुत सही कहा है कि जब लिखना शुरू करते हैं, जब पहली किताब आ जाती है तब पता चलता है कि ये लेखन की दुनिया है क्या। जी। उसके पहले, हाँ, उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं रहता। तो अच्छा सर, ये जो है आजकल, हम्म, अगर मैं पूछूं कि आप हिंदी में क्यों लिखते हैं तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ आप नॉर्वे चले गए इसलिए? हाँ, एक कारण तो यही है कि नॉर्वे आ गया तब अचानक से हिंदी से प्यार हो गया। ये कह सकते हैं कि आदमी अचानक से जो है ना देश का खाना खाने लगता है, और देश की भाषा के पीछे सब अचानक से, ये एक तरह का दोगलापन कह सकते हैं एनआरए लोगों का होता है, वो मेरे अंदर भी आ गया। लेकिन हिंदी में लिखना दूसरी चीज एक और है कि हिंदी में लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदी में कंपटीशन कम है। ये अजीब बात लग सकती है, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप बहुत बढ़िया कहानी भी लिखते हैं तो इतने सारे चेतन भगत, अमिश त्रिपाठी, ये लोग हैं ना, उनको भी बहुत स्ट्रगल, अमिश त्रिपाठी को भी नहीं छापने दिया था। पहली किताब जो उनकी थी उनको उन्होंने स्वप्रकाशित की थी। तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी में बहुत बहुत गदर है। और हिंदी में फिर भी आप अगर ठीक ठाक लिख लेते हैं, और खास करके मैं जिस तरह का लिखता हूँ, इतिहास वगैरह पे लिखने वाले वैसे ही बहुत कम है। तो मेरी जो किताब थी उसका आप कहेंगे कि मैंने पांडुलिपि भेजी और 1 हफ्ते के अंदर मुझे जवाब आ गया, जबकि बोलते हैं प्रकाशन बहुत लटकाता है। लेकिन चूंकि उनके पास ऐसी किताब कोई उनको छापनी थी और जो मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने तुरंत, हिंदी में बहुत कम कंपटीशन, यही किताब अगर मैं अंग्रेजी में लिखता मुझे बहुत घिसना पड़ता कि छपवाने के लिए। तो हिंदी में इसलिए भी लिखता हूँ, बहुत आसान है मेरे, जब चाहूँ तब किताब अब जो है किंडल आ पर भी जाएगी। छापता, लेकिन प्रकाशन से भी कहूँ तो छापना आसान है, मैं कहूँगा। हम्म। तो ये आप जो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में जवाब आ गया था, वो चमनलाल की डायरी के बारे में कह रहे थे? जॉन लाइन तो मैंने खुद प्रकाशित किया, कूली लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं। पुली तो लाइंस, अच्छा हाँ, अच्छा। कूली लाइंस मेरी किताब थी, वो मैंने वाणी प्रकाशन को भेजी, जो कि हम्म। हिंदी की एक प्रतिष्ठित प्रकाशन है, और जिससे मेरा कोई हम्म। संपर्क नहीं था। वो ईमेल से मैंने उनके, जो एडिटोरियल का ईमेल होता है, उस पर भेज दिया कहानी कि आएगा। लोग हम्म। कहते थे 6 महीने बाद जवाब आता है, लेकिन उनका 1 हफ्ते बाद जवाब आ गया। हालांकि वो किताब भी अच्छी है, उसमें मैंने काफी मेहनत भी करी है, इतिहास नहीं उस नहीं, तरह हाँ का। वो, हाँ वो तो, वो लेकिन तो मैं कहूंगा कि जवाब का जो रिस्पॉन्स था उनका, वो 1 हफ्ते हम्म। के अंदर मेरा कोली लाइंस का आ गया कि ये किताब हम करना चाहते हैं। और फिर मैंने कहा कि अभी तो मेरी किताब जो है
वो क्योंकि मुझे बोला था 6 महीना 1 साल लगेगा, तो मैंने एक जो पांडुलिपि भेजी थी और उसके बाद भी कुछ काम बचा था, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा। नहीं अभी छाप नहीं रहे, छापेंगे 1 साल बाद। तो फिर हम्म। उन्होंने 1 साल में मेरे जो और कुछ इंटरव्यूज लेने थे वो सब मैंने लिए, और फिर उसके बाद लेकिन कह रहा हूँ कि जवाब बहुत जल्दी आ गया। उसके जवाब बाद आ में गया। राजपाल प्रकाशन से आई है किताब, वो भी एक गणमान्य प्रकाशन है, उनको भी मैंने सिर्फ ईमेल किया संगीत पे किताब का, और वो जो प्रकाशिका हैं मीरा जौहरी जी, तो उन्होंने ही पढ़ा। वो उस समय कहीं जयपुर वगैरह जा रही थी, तो उन्होंने कहा मैंने जाते जाते ही आपका ईमेल आया, तो फिर मैंने पढ़ लिया रास्ते में, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है संगीत की कहानियां, तो इसको करते हैं। तो उनका भी बहुत जल्दी जवाब आ गया था। प्रकाशन की दुनिया का मैं कहूंगा कम से कम जो मेरी विधा है नॉन फिक्शन, उसमें उनके पास शायद कम माल है, तो वो जल्दी छाप लेते हैं। ये कौन सी किताब है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, ये संगीत वाली? संगीत पे किताब है, वाह उस्ताद। तो अच्छा, वाह वो उस्ताद। हाँ। ये किताब है, एक ये वाली किताब। तो ये संगीत पे हम्म। किताब है, ये मेरी रुचि है संगीत पे, तो मैं कुछ कुछ लिखता रहता था, और उसको मैंने उनको भेजा कि कैसी लग रही है आप देखिए। तो वो संपादक नहीं, प्रकाशिका का ही, प्रकाशक का ही, उसमें भी वाणी में भी अदिति माहेश्वरी जो प्रकाशक हैं, ये एक हिंदी में अलग चीज है कि संपादक से अधिक प्रकाशक का थोड़ा भाव होता है। तो सिवाय कुछ नहीं, जैसे राजकमल में सत्यानंद जी संपादक हैं और उनका काफी बढ़िया होल्ड है, लेकिन कुछ में प्रकाशक भी खुद ही फैसला लेते हैं कि ये किताब छापना चाहते हैं, ये चीज हो रही है। तो, और जैसे आपकी बहुत सारी किताबें किंडल पे हैं, किंडल पे आपने काफी कुछ दिया हुआ है, तो वो किंडल वाला वो क्या चक्कर है? हाँ, किंडल पे तो ऐसा है कि अब प्रकाशक मेरे जैसे हिंदी प्रकाशन में होता है कि एक आदमी की एक किताब 1 साल में छापेंगे वो, और 10 किताब आप भेज दीजिएगा चाहे आप कितने भी बड़े लेखक हो, एक प्रकाशक इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि 10 किताब आपकी छाप देगा 1 साल में। और बल्कि अगर एक प्रकाशन की किताब आ गई है, राजकमल से आपकी एक किताब आ गई है, तो वानी उस साल, या राजकमल भी, कोई भी प्रकाशन आपकी दूसरी किताब थोड़ा गैप देकर छापना चाहता है। वो इतनी जल्दी छापेगा तो पहले की मार्केट पहला निकलना चाहिए, उनकी पूरा गोदाम पड़ा हुआ है, किताब बिका नहीं है 1000 कॉपी, और इधर से आप एक और भेज दिए। तो ऐसे में जो रैपिड फायर लेखक है मेरे जैसे, जो फटाफट लिखते रहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि प्रकाशक को भी बुरा लगता है कि भाई प्रवीण की किताब आई हुई है, अच्छा लिखता है, लेकिन छापे कैसे। तो इसलिए कुछ किताबें जो है मैं खुद अपने लेवल पे जज कर लेता हूँ कि ये किताब जो है मैंने लिखी है 1-2 महीने में, इसमें मैंने बहुत ही फ्लो में मैं कुछ पढ़ रहा था और लिख दिया, इसमें मैंने उतनी मेहनत नहीं की है कि मैं इसको प्रकाशक का बेकार का सरदर्द करूं। तो मैं फिर उसको, लेकिन एट द सेम टाइम उसका रीडिंग वैल्यू है, पाठक हैं उसको जो पढ़ना चाहते हैं, पाठक हैं जो जानना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई और फिर क्या हुआ, थोड़ा मतलब इंटरेस्ट है पॉलिटिकल, आजकल सबको पॉलिटिक्स में होता है, तो उसको मैं किंडल पे, उसको थोड़ा सा किंडल पे भी मैं पैकेजिंग पे ध्यान देता हूँ। आप देखेंगे मेरा कवर वगैरह थोड़ा वो रहता है बनाया, काफी बढ़िया होता है, काफी बढ़िया होता है। हाँ। तो मतलब किंडल की मैं पैकेजिंग ठीक से करके और उसको किंडल पे डाल देता हूँ, और बहुत ही पारदर्शी सिस्टम होता है किंडल का, उसमें खुशी होती है, भले ही 200 रुपया आएगा लेकिन वो आएगा आपको हर महीने जो है, बड़े ही आपको दिखता रहेगा। आज मेरी एक किताब आई है, आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी पर किताब है मेरी, केजरीवाल, आज देखा है। हाँ। की किताब है, तो पॉपुलर है, अरविंद केजरीवाल गाली दो अच्छा करो, लेकिन लोगों को चाहिए कि उसमें मसाला होगा कुछ, तो वो किताब जो है मैंने बढ़िया से कवर बनाया, और आज मैं देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि कितनी किताब उठ गई है रियल टाइम, मतलब अभी किसी ने अगर ऑर्डर किया होगा तो वो दिख जाएगा मुझे, और कितने पन्ने पढ़ रहा है वो मेरी किताब के, मतलब किताब खरीद के फेंक दिया वो अलग चीज, इसमें मुझे दिखता रहता है कितने पन्ने पढ़ रहा है। तो वो एक लेखक को बहुत खुशी मिलती है जब देखता है कि हाँ मेरी किताब लोग खरीद रहे हैं, चलो वो मॉनेटरी पढ़ भी रहे हैं, और वो किंडल में एक किक देता है कि चलो फिर एक लिखते हैं। तो मैं आप किंडल में बहुत ही तेजी से लिखता हूँ, बहुत छपती भी है मेरी, उसको मतलब हमेशा आती रहती, मैंने एक अब सीरीज ही शुरू कर दिया है, तो वो चीज किंडल के लिए काफी आसान माध्यम है। पाठक प्रकाशक भी कहते हैं कभी कभी कि आपने छाप दी किंडल पे, मुझे दे देते, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ आपके लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, मेहनत करके लिख रहा हूँ, और वो किताब आपके लिए जो बना कर दूंगा वो किताब एकदम वाणी के लेवल के होगी, अलग ही होगी। वो उसमें लगेगा कि ऐसा ना हो कि आपने कोली लाइंस छाप दी और दूसरी किताब केजरीवाल पे आ गई हल्की फुल्की, तो वो नहीं होनी चाहिए, उसी लेवल की आपको मैं दूंगा। तो वो अब प्रकाशक भी आजकल बड़े
खुले हो गए हैं। मतलब मेरी तो 2 अलग अलग प्रकाशन से किताब आई है, तो ऐसा नहीं कि एक प्रकाशन खुंदस में बैठे हैं कि उससे क्यों छपवा दी। तो प्रकाशक भी अब काफी ओपन मार्केट है। आप किंडल से करिए, आप राजपाल से करिए, वाणी से करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किंडल को लेके आपको किंडल का भविष्य कैसा लग रहा है? किंडल का भविष्य बहुत उज्जवल इसलिए है, अभी कोरोना का समय है, सब लोगों के पास किताब जो है, प्रकाशन की दुनिया काफी नीचे चली गई है। कब तक कोरोना रहेगा ये भी नहीं कह सकते। तो अब डिजिटल पढ़ाई हो रही है, डिजिटल सब कुछ हो गया है लोगों के लिए। अब संगीतकार बैठ के फेसबुक लाइव पे अपना मंच पे दे रहे हैं। तो किंडल का कोरोना की वजह से नहीं कहूंगा कि भविष्य बना है, लेकिन एक लोगों को लगने लग गया है कि अब ऐसे कैसे चलेगा, लोग पढ़ना चाहें तो अब किताब तो आ नहीं रही है। अमेजन ने बहुत जगह डिलीवरी चार्ज बढ़ा दिया है, डिलीवरी हो नहीं पा रही है। तो ऐसे समय और ये ऐसे मौके आ सकते हैं भविष्य में भी। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ कि जो प्रकाशकों ने भी मानना शुरू किया है कि किंडल की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और किंडल का भविष्य उस मामले में अच्छा है। घाटा क्या है कि किंडल पे कोई भी लिख सकता है, 3-3 पन्नों की किताबें आ चुकी हैं किंडल पे, कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हैं किंडल पे। और तो इस वजह से जो है उसमें उतना ज्यादा क्वालिटी का एक इशू है, जो कि प्रकाशक काफी ठोक बजाकर, उनके पास 100 पांडुलिपि आते हैं तो 3 चुनते हैं। किंडल पे तो 100 की 100 लग सकती हैं, तो वो 100 आ जाएंगे। हाँ, लेकिन वो तो लोगों के पास, पाठकों के पास ये विकल्प है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरे केस में, मैं आपको एकदम लाइव आपको फिगर बता रहा हूँ कि मेरे केस में हर महीने जो है लगभग 50 से 100 किंडल किताबें मेरी बिक रही हैं। तो वो क्योंकि मेरे पास मेरी 11 किताबें हैं किंडल पे, तो अगर 100 मतलब 10-10 बिकी या 5-10 बिकी, लेकिन ओवरऑल एवरेज 100 किताबें का रॉयल्टी मुझे पर मंथ किंडल महीने पेमेंट करता है। तो मुझे मिलता जा रहा है 100 किताबों की रॉयल्टी का किंडल से, तो जो डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, जो प्रकाशक बेच रहे हैं वो अलग। तो ये चीज, और इस गति से अगर मैं रहा तो मान लीजिए मेरे पास 200 किताब मेरी टाइटल्स हो गई, अब 200 टाइटल हो गई और वो 100 का 1000 कॉपी बिक जाएगा एक महीने में मेरी। तो ये चीज जो है, मतलब उसमें कह सकते हैं लोग कि प्रवीण झा ने घटिया किताबें लिख दी है। तो वो तो अब मिथुन चक्रवर्ती वाली बात है कि वो महीने में क्या साल में 100 फिल्में निकालते थे घटिया, लेकिन नेशनल अवार्ड भी मिलता था मिथुन चक्रवर्ती को। ये बात है। तो अच्छा लिखा, ऐसा नहीं कि अब किंडल पे छापने के लिए छाप रहे हैं, लिखना अच्छा चाहिए। हाँ। ये मनमोहन जी कह रहे हैं कि प्रवीण झा के विचार सुन के मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है। तो, ये देखिए, मुबारक हो प्रवीण जी। तो ये मुझे लगता है जो आपने कहा है कि जो 100 किताबें बिक रही हैं और रॉयल्टी आ रही है, शायद ये उसको लेके मुबारकबाद मिल रही है आपको। लेकिन इसमें घाटा भी सबकी रॉयल्टी नहीं आएगी। प्रवीण झा चूंकि पहले से प्रकाशित किताबें छाप चुका है, पूरे दिन जो है सोशल मीडिया पे लोगों को से बात करता रहता है, तो प्रवीण झा को लोग जान गए हैं। 1-2 किताबें लोगों को अच्छी लग गई, तो जो उसमें तो किंडल में साइकिल होता है कि एक ने एक किताब पढ़ ली तो उसके नीचे आ जाता है कि प्रवीण झा की एक और किताब है, आप पढ़ेंगे क्या, तो तुरंत क्लिक कर देता है उस पर। तो वो इस तरह से बिकती है। तो मे भी जो आपको एक गुणवत्ता देनी पड़ेगी, तभी लोग फिर आपके पढ़ते चले जाएंगे। अगर ऐसा है कि 1-2 किताबें आपकी पसंद आ गई तो शायद आपकी बाकी किताबें भी पढ़ते चले जाएंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे कि नहीं ये वाली बढ़िया थी, वो घटिया थी, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन आपकी एक रीडरशिप बन जाएगी, उसमें जो वक्त लगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि किंडल जो नए लोग हैं वो काफी फायदेमंद है उनके लिए, कि पुराने लोगों के लिए ही है ये? नहीं, अभी तो पुराने लोग किंडल में बहुत कम आ रहे हैं। बहुत लोगों का अभी भी ये मानना है कि किंडल का स्तर जो होता है वो प्रकाशन से कमजोर होता है, तो इसलिए कोई अगर राजकमल से छप रहा है तो वो तो किंडल क्या, वो राजपाल से भी छपने में 3 बार सोचता है कि मैं तो राजकमल लेवल का ऑथर हूँ। तो वो चीज जो रहेंगी तो फिर, लेकिन अगर वो किंडल पे आ जाए, जैसे अजय ब्रह्मत्मत जी हैं फिल्म समीक्षा के, उनकी कई किताबें ई बुक के रूप में है, काफी अच्छी चल, तो अगर सेलिब्रिटीज लोग आ जाएं किंडल पे, तो फिर मेरे ख्याल से अगर चेतन भगत जैसे लोग भी, इस बार कोरोना में क्या हुआ कि कुछ पॉपुलर अंग्रेजी के लेखकों ने, रविंदर सिंह करके बहुत पॉपुलर अंग्रेजी बेस्ट सेलर आदमी है वो, तो उन्होंने किंडल पर रिलीज किया अपनी किताब इस बार, और वो भी हार्पर कॉलिंस ने किंडल पर रिलीज किया, मात्र किंडल पे, पेपर बैक नहीं।
तो वो किताब जो है सेलिब्रिटी जब आए तो फिर उनको उनकी बहुत ज्यादा बिकी। लेकिन नए लेखक अगर आते हैं तो नए लेखक को तो कोई जानता नहीं है कि, और तो उनको कौन खरीदेगा, तो उनकी फॉलोइंग कैसी है, उनको सोशल मीडिया पे वो डालेंगे, हो सकता है वो रेगुलर जो सोशल मीडिया से कोई चाहता है कि अब मैं लेखक बन जाऊं, जैसे सोशल मीडिया पे किसी का लेखन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रहा है और वो अब चाहता है अब एज ए लेखक एक ऑर्गेनाइज्ड लेखक के रूप में आए, तो वो संभव हो सकता है किसी के पास। मैं देखता हूँ हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा ज्यादा रीडरशिप जो है बाकी लोग, बहुत लोगों की है जिनको कि बहुत ज्यादा शेयर होता है, बहुत ज्यादा लोग उनको पढ़ते हैं, और लेकिन वो लोगों ने कोई किताब नहीं लिखी है, उनको किसी प्रकाशक से कोई संपर्क नहीं। उनको मैं कहूंगा कि आप कन्वर्ट करिए अपने को एक ऑर्गेनाइज्ड लेखक के रूप में, आप किंडल पर एक दो किताबें डालिए और हो सकता है कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। लोग ढूंढते रहते हैं अच्छी चीजें, तो वो हो सकता है उनको। लेकिन बिल्कुल ही जिसके पास कोई भी ना कोई जानता नहीं है उसको उसको दिक्कत तो होगी, नहीं 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 उसकी किताब बिकने में दिक्कत होगी, नए नए लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी। हाँ। लेकिन रियाज और के लिए जा सकता है, रियाज के लिए जैसे किसी को लिखने का रियाज करना है, कि देखते प्रकाशक के लेवल का नहीं हुआ है लेकिन उसने कुछ लिखा है जो वो चाहता है कि किताब रूप में कैसी लगती है पाठकों को, एक चाहे तो फ्री में लोगों को पढ़ने के लिए दे दे, तो लोग कहेंगे कि हाँ यार तुम लिखो किताब, अच्छी किताब लिख रहे हो, तो वो कर सकता है। जो जैसे लोग प्रतिलिपि पे लिखते हैं या किसी कहानी फोरम पे लिखते हैं, तो वैसे ही किंडल पे लिखो, उस बहाने कुछ रेवेन्यू भी आ जाएगी, लोग पढ़ेंगे, और रियाज के लिए कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और आजकल जो आप ऑडियो बुक्स की बड़ी पोस्ट डाल रहे हैं कि कहानियां आप पढ़ने की बजाय आप सुनने पे ध्यान दे रहे हैं। अरे ये बहुत तो अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हाँ, तो ऑडियो बुक एक ऐसा एवेन्यू है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी 5 किताबें जो किंडल पे हैं, वो 5 किताब की ऑडियो राइट्स जो है स्टोरी टेल ने मेरे से खरीद ली। जो 5 किताबें पेपर बैक नहीं है, वो मेरी किंडल पे किताब है, गांधी परिवार पे है, जयप्रकाश नारायण पे है, केनेडी पे है। तो वो किंडल किताबों का मुझे स्टोरी टेल, स्वीडिश कंपनी है जो भारत में 2 ऑडियो की अच्छी कंपनी है, ऑडिबल है और एक स्टोरी टेल है। तो स्टोरी टेल वाले अच्छा खासा पैसा देते हैं आपको, मैं बता रहा हूँ, मतलब अपने हिंदी प्रकाशकों से बड़ी, क्योंकि वो विदेशी कंपनी है ना, तो उनको वो जो है डॉलर के हिसाब से सोचते हैं। हाँ, वो रुपीस में कोई उनको उतना इंडिया में परेशानी मार्केट नहीं है। इंडिया में उनको हिंदी का मार्केट टैप करना है उनको। प्रवीण झा एक लेखक जो रेगुलर मेरे को देता रहेगा मटेरियल, वो उनको पता लग गया है। तो अब जैसे मेरी एक साथ उन्होंने 5 किताबों का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तब पेमेंट कर दिया सब कुछ, और 5 किताबों मेरी कोई प्रकाशक के माध्यम से नहीं है, मेरी खुद की किताबें हैं। तो वो किताबें अब एक एक करके, कैनेडी अभी 28 अगस्त को आ रही है मेरी, बाकी 4 भी रिकॉर्ड हो रही हैं। और तो ये चीज जो है, ये आपको कह रहा हूँ एज अ हिंदी लेखक आपको अपना संसार बढ़ाना चाहिए। आप अगर खाली प्रकाशकों के इस पे रहेंगे, प्रकाशक का क्या है, मैंने जैसे मेरे प्रकाशक हैं, उनकी भी मजबूरी है, वो प्रकाशकों ने अपनी बुक सेलर को किताब भेजी, जो बुक सेलर कहीं पे रिटेल में कहीं कहीं से पटना में बिकी या जयपुर में बिकी, भोपाल में बिकी, वो लोग 1 साल के बाद हिसाब भेजेंगे कि कितना बिका। तो वो हिसाब में गड़बड़ी भी होती है, लेकिन मान लीजिए ईमानदारी से भी भेजेंगे, तो ईमानदारी से भी आने में 1 साल लग जाएगा उनको, कि कोली लाइन्स कितनी किताबें बिकी हैं उसका जो रिकॉर्ड आएगा, वो तो लग जाएगा 6-6 महीना 1 साल हिसाब आने में। फिर वो हिसाब फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रॉयल्टी लेखक को। तो 1 साल के बाद आपकी जो है पहला चेक जो आएगा, वो 1 साल के बाद आएगा, भले ही आपकी किताब अभी भी बिक रही हो, लेकिन वो अब अगले साल के साल में चली जाएगी। तो ये चीज जो है, मैं इसीलिए हिंदी के लेखकों को जो है अपना संसार अगर बढ़ा लेंगे, कि डिजिटल से भी पैसा आ रहा है, ऑडियो से भी पैसा आ रहा है, किताब रिटेलर से भी पैसा आ रहा है, तो फिर उनके पास ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो प्रयोग के तौर पे कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो मैं हिंदी लेखन से लेकिन मैं प्रयोग करता हूँ कि हिंदी लेखक कैसे, जो प्योर हिंदी लेखक है, मेरे पास तो और भी काम है, लेकिन जो अब मेरे से बहुत बढ़िया लिख सकते हैं बैठकर, उनके पास समय है हिंदी लेखन के लिए, तो मेरे से बढ़िया लिख सकते हैं, मेरे से अच्छा उनकी मैं भाषा, मैं तो पढ़ता ज्यादा हूँ, लिख भी देता हूँ, लेकिन पढ़ने में मैं देखता हूँ कि मेरे से अच्छी अच्छी भाषाएं, अभी मैं चंदन पांडे जी की वैधानिक गल्प सुन रहा हूँ, तो उसमें जो शब्द है वो प्रवीण झा नहीं दे सकता है, वो सब आता है हिंदी के रियाज से आता है, हम लोग क्या 4 साल से लिख रहे हैं। तो वो चीज जो है वो अच्छी उनको चाहिए कि वो अपने को बढ़ाएं, वो ऑडियो बुक्स में मेरे ख्याल से अभी
एक मंजीत ठाकुर करके पत्रकार है, उनकी ऑडियो किताब आ रही है, मतलब उनकी पेपर बैक नहीं, डिजिटल नहीं, ऑडियो किताब उन्होंने लिखी है ऑडियो के लिए, मतलब वो सुनने में अच्छा लगेगा। और उनको मेरे ख्याल से अच्छा खासा पैसा मिला होगा। मैं बता रहा हूँ, ये विदेशी कंपनियां बढ़िया पैसा देती है, तुरंत देती है, और उनको मिला होगा ऑडियो किताब के लिए, तो वो चीज वो करेंगे। अब उसके बाद अगली किताब लिखेंगे, क्योंकि ऑडियो के लिए एक अलग मटेरियल बिल्ट होना चाहिए जो सुनने में बढ़िया लगे, जिसमें नरेशन हो कि उसने कहा, फिर उसने क्या कहा, फिर तो वो जो रेडियो में जो हम लोग रेडियो धारावाहिक सुनते थे उस तरह का माहौल है। तो ये हुआ लिखने का। सुनने का भी आप प्रश्न पूछेंगे तो उस पर मैं बताऊंगा। नहीं, मैं सुनने पे ही आ रहा था कि अच्छा, बतौर पाठक उसका क्या। सुनने का मैं 1 महीने पहले मैंने सब्सक्रिप्शन लिया स्टोरी टेल का। जब मुझे वो चिट्ठी आई कि आपकी किताब का हम करने वाले हैं ऑडियो, तो मैंने कहा कि ऑडियो तो मैंने खुद ही नहीं सुना है, क्या होता है। तो मैंने तो हाँ बोल दिया, और फिर मैंने ले लिया सब्सक्रिप्शन कि भाई जिस लेखक की किताब ऑडियो खुद वो तो सुन ले अपनी किताब। तो मैंने ले लिया सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे 20 करोड़ महीना का, अगर आप भारत से जोड़ेंगे तो शायद 200 रुपया मान सकते हैं, होता है। तो 200 रुपये आप लगाएंगे, उसमें आप अनलिमिटेड जो भी उनकी किताबें हैं वो सुन सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, मैंने जब से लिया है सब्सक्रिप्शन, तो मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मैं घर में आकर किताब पढ़ता हूँ, सुनता नहीं हूँ, घर में तो और भी डिस्टरबेंस होता है, तो ऐसे किताब सुनने लगेंगे अजीब। लेकिन मैं यहाँ से जब ऑफिस जाता हूँ और एक वॉक पे जाता हूँ शाम को, तब वो कान में लगा लेता हूँ किताब, और उस तरह से सुनते सुनते मैं रोज मतलब 1 घंटा वॉक जैसे किया, या गाड़ी से ही गए 15-20 मिनट जो गए, तो वो सुनते सुनते मैं 4 किताब सुन लिया पिछले 10 दिन में। मैंने सुन लिया है ऑगर, मैंने शशि थरूर की डार्क अंधकार युग करके एक किताब है वो सुन ली है, मैंने एक डार्क नाइट सुनी है, 84 सुनी है, और अब वैधानिक गल्प सुन रहा हूँ। तो स्टोरी टेल पर, और ये सब मैंने ऐसे समय में सुनी जब मैं किताब नहीं पढ़ सकता, मैं तो वॉक कर रहा हूँ ना, पहाड़ चढ़ रहा हूँ मान लीजिए, अब उस टाइम वो कान में लगा हुआ वैधानिक गल्प चल रहा है, तो वो सुनकर, उसमें शशि थरूर वाला जैसे था, हिस्ट्री था, बहुत सारी चीजें उसमें बारीक बारीक सी, तो वहां मुझे लगता था कि सुन के थोड़ा नोट कर लेता मैं, क्योंकि मैं तो लिखता भी हूँ इस हिस्ट्री पे, वो नहीं हो पाया। लेकिन जो कहानियां हैं, जैसे हाँ लौंडे शेर होते हैं करके एक किताब आपके हिंदी वो भी मैंने उसमें सुना, तो वो सब प्रवीण झा जो इतिहास वगैरह पढ़ता है उसकी लिस्ट में ये किताबें, मैं किताब अच्छी है लेकिन वो लिस्ट में नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पास समय कम होता है, मैं क्योंकि किताब पढ़ के लिखता हूँ ना, मैं तो संदर्भित किताबें लिखता हूँ, तो वो मेरी लिस्ट में नहीं थी। तो अब जैसे मैं बढ़िया बढ़िया ये लौंडे शेर होते हैं, 84, ये सब जो नई हिंदी की किताबें हैं, वो जब मैं सुन रहा हूँ उसमें बड़ा अच्छा है। औघर जैसे सुनी मैंने, क्या बढ़िया, नीलोत्पल खुद बोला है उसमें, नीलोत्पल मृणाल खुद उसका पाठ किया है, तो वो बिहारी अंदाज में बोलते हैं, तो लगता है जैसे कि कहानी जो आप पढ़ नहीं रहे लेकिन उससे ज्यादा मजा आपको, वो बीच में गा भी रहे, गाना भी ये गा रहे हैं वो, और तो ऑडियो बुक मुझे सुनने में बहुत मजा आ रहा है, मतलब। लेकिन ये लगता है कि कोई कोई किताब जो है वो ऑडियो बुक के हिसाब से लिखी नहीं जाती है, क्योंकि हम लोग तो किताब लिखते हैं ना, हम लोग सुनने के हिसाब से तो लिखते नहीं है, तो जो किताबें लिखी नहीं जा रही है, तो उस किताब को थोड़ा नैरेटिव, जैसे जो बोलने वाले हैं ना, ये लोग टीवी के उसमें आप देखेंगे स्टोरी टेल ने ऐसे ऐसे लोगों को हायर किया है, अच्छे अच्छे वॉइस ओवर को हायर किया, जो टीवी कलाकार भी हैं एक दो उसमें से, तो वो लोग बोलते हैं एकदम अंदाज में, लड़के का आवाज लड़की का आवाज इतना बढ़िया वो चेंज करते हैं कि लगता है जैसे कोई चल रहा है, कोई बढ़िया वेब सीरीज आपके कान में चल रहा है, उस हिसाब से कोई लिखे तो बहुत मजेदार होगा, मेरे ख्याल से सुनने में बहुत मजा आएगा। और जैसे हाउसवाइफ होती है, किचन में काम कर रही है, एक चल रहा है कहानी पीछे से, तो इस तरह से वो सुन लेंगी। और ऐसे ही बहुत जो जिनका आंख का रोशनी कमजोर हो गया है, बूढ़े हो गए हैं, उनको भी पढ़ने में मुश्किल होती है, तो वो अपना सुनते रहेंगे कहानी 2-4। तो इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ गया, मेरे 5 किताब एक्स्ट्रा ऐड हो गया मेरा चलते फिरते हुए, जो कि मेरा इस महीने की सूची में ही नहीं था, तो वो बहुत अच्छा लगता है। 200 रुपया लिया, मान लीजिए 200 रुपया में 5 कहानी सुन लिए, अभी भी और सुनेंगे तो अच्छा लग रहा है। और आपका कोई टाइम उसमें ऐसा कुछ अलग से टाइम नहीं लगा, मतलब ऑफिस जाते जाते वॉक कर, उस टाइम मैं म्यूजिक सुनता था, वो म्यूजिक मेरा मारा जा रहा है, और म्यूजिक का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, तो वो थोड़ा मुझे, क्योंकि कहानी सुनने लगते हैं तो लगता है कि अब आगे क्या हो रहा है सुन ही लेते हैं, तो फिर वहां पर है वो म्यूजिक मेरा मारा जा रहा है, तो इसके लिए अब मैं थोड़ा अलग से अब कहूंगा नहीं, अभी मैं ऑडियो बुक नहीं सुनूंगा, घर आता हूँ तो मैं म्यूजिक ही सुनता हूँ, मैं उस समय ऑडियो बुक नहीं सुनता हूँ। अच्छा, इस बीच में मुकेश कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं कि शानदार ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, शुक्रिया उनका। मुझे साइट मुझे बहुत पसंद, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं मुकेश कुमार सिन्हा जी को फॉलो करिए। घेवर, इन्होंने घेवर दिखाया मुझे, सिखाना मुझे बनाना है अब। अच्छा, आपको ट्राई करना है। हाँ, घेवर वाली इनकी रेसिपी तो मैंने भी देखी थी, और उस बिल्कुल
उसके बाद किसी ने कहीं पूछा भी था, तो मुझे याद आ गया तुरंत कि अरे मुकेश जी हैं, उन्होंने घेवर बनाने का हाँ वो किया हुआ है। आज भी काफी कुछ बनाया है मुकेश जी ने। और मनमोहन भाटिया जी कह रहे हैं कि ऑडियो बुक से आप अपनी पहुंच उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो हिंदी बोलते हैं लेकिन पढ़ नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल। हाँ, मेरे दोस्त यहाँ पर हैं जो अब डॉक्टर हम्म, वॉक्टर तो हो गया, उसको हिंदी पढ़ना, वो अंग्रेजी वाले हो जाते, ऊपर से जो एनआरआई बन गए ना, लेकिन बोलते तो हिंदी है खूब बढ़िया। तो हम्म, वो भी कहते हैं हम्म, कि यार हिंदी पढ़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन सुनने दे दोगे तो सुन लूंगा। तो वो लोग भी वही हम्म, कर रहे हैं कि उन्होंने भी मेरी कहानियां जो है अब सुननी शुरू की है। ऐसे कई लोग हैं। ये बात सही कह रहे हैं तो कि अब बहुत सारे नए नए बच्चे हैं जिनको कि हिंदी पढ़ना नहीं पा रहा है, लेकिन सुन मतलब कहानियां, क्योंकि बॉलीवुड तो है ही ना हिंदी में। कैसे जाएगा, बॉलीवुड तो चल ही रहा है ना इंडिया में, तो बड़े बड़े एक्टर को भी बोलना तो हिंदी ही पड़ता है सिनेमा में। हिंदी हाँ, सही चाहे बात है। कितने भी अंग्रेज हों। तो तो वैसे हिंदी सुनना बहुत लोग आराम से सुन लेंगे। हाँ हाँ, तो ये भी यही कह रहे हैं कि बंगला मित्र हिंदी पढ़ नहीं सकते, बंगाल में रहते हैं, उनको हिंदी ऑडियो बुक पसंद आती। तो जी। वही बात आपने कही है। और ये बहुत सही बात कही है कि बॉलीवुड तो है ही, बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है मुझे लगता है हिंदी में। हाँ कि हाँ, कितने ही बड़े एक्टर हैं, बोलेंगे तो हिंदी कहाँ बॉलीवुड जाएंगे। वेब सीरीज हर जगह हिंदी चल रहा है अब तो। अच्छा, ये वेब सीरीज की तो आपने बात कर दी है। वेब सीरीज में जो आजकल बहुत जो कुछ वो अभद्र भाषा की जो बातें हो रही है या किताबों में होती रहती है, उसके बारे में कुछ कहेंगे कि उसके बारे में फिर कभी चर्चा रखेंगे कि किताबों में वैसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, आप जब वेब सीरीज के लिए लिख रहे हैं हम्म, अगर, तो फिर तो आपको वैसी भाषा, वरुण ग्रोवर जब लिखते हैं आपको हम्म, किसी फिल्म के लिए, वेब सीरीज के लिए, तो उसमें उनका डायरेक्शन का रहता है कि थोड़ा गाली वाली जो वहाँ का लाइफ है उसको दिखाओ। किताब में क्या होता है ना, किताब में कभी कभी भद्दा लगता है, क्योंकि हम्म। वो वहां पर मतलब गाली सामने पढ़ना, दिखता है। हाँ हाँ, गाली गाली पढ़ना। हाँ, उसको हाँ, पढ़ने में थोड़ा सा लगता है कभी कभी बुरा, कि हम्म, जैसे काशी काशी है किताब, काशी हम्म, बाबू हाँ, काशीनाथ सिंह, हाँ, तो हाँ, उसमें तो दिन हाँ, की गालियां है, और बढ़िया मस्त खिलंदर लगता है, बीच बीच में वो देते रहते हैं गालियां, तो उसमें बुरा नहीं लगता है। लेकिन मैं कहूंगा कि खामखा जस्ट गाली डालने के लिए गाली नहीं डालनी चाहिए। आप जैसे उन्होंने जो माहौल बनाया बनारस का, तो उसमें फिट बैठता है, लेकिन आप मान लीजिए कोई प्रेम कथा कह रहे हैं, वहां पर एक्चुअली हो सकता है कि नायक गाली दे रहा होगा किसी को, लेकिन बिना गाली दिए भी तो काम चल सकता है, वो कहानी मतलब उसकी वजह से वो नहीं। लेकिन जहां फिल्म वेब सीरीज उसमें वायलेंस दिखाते हैं, डॉन की भाषा दिखाते हैं, उसमें गाली चलेगा। वो उसमें वो अगर कोई लिख भी रहा है, लेकिन वैसे कोई लिखता नहीं है ना, तो वो कोई लिखेगा तो जरूर कर सकता है, क्यों नहीं। ये सही कहा आपने कि पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है एकदम से जब ऐसा कुछ पढ़ने में जब आता है। हाँ, पढ़ने सुनने में। में तो चलो ठीक है। हाँ सुनने में तो निकल, हाँ, कुछ नहीं वो हो जाता है। अच्छा, हिमांशु पाठक जी का कहना है कि सर कुछ अच्छी किताबें बताइए जिन्होंने आपको प्रभावित किया और सभी को पढ़नी चाहिए। हाँ, ऐसी अच्छी किताबें मेला आंचल है फणेश्वर नाथ रेणु की। मैं तो बिहार का हूँ इसलिए भी, लेकिन अदरवाइज भी जो है वो एक तरह की क्रांति थी अपने समय की। तो अगर आप पढ़ी होगी, हिंदी के पाठक अगर पूछ रहे हैं तो मेला आंचल पढ़ी ही होगी। लेकिन वो जैसे आज 15 अगस्त है, तो मैं उनका एक स्वराज वाला एक एपिसोड है मेला आंचल में, मैंने उसका हम्म, पाठ भी किया है। वो मैं फिर से आज पढ़ रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा हम्म, था। उस तरह की चीजें। फिर दूसरी चीज है कि मैं कहूंगा हर आदमी को कि आप लोग एक कथेतर यानी कि नॉन फिक्शन, यानी हिंदी को कहते हैं कि हिंदी बस किस्से कहानियों की भाषा है, और अंग्रेजी जो है वो उसमें मिलेगा विज्ञान, बिग बैंग थ्योरी पढ़ना है तो तुम जाके अंग्रेजी की किताब पढ़ो। तो अंग्रेजी वो में पढ़ो। वो मैं कहूंगा वहां पर कि आप कम से कम हिंदी में किताबें उपलब्ध भी हैं, जयंत नार्लिकर की किताबें हैं बहुत अच्छी अच्छी विज्ञान की, तो वो जो है बड़े भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग अंग्रेजी में पढ़ ही लेते हैं वो चीजें। तो या हम्म, इतिहास की ही किताब है, हिस्ट्री है मान लीजिए, तो वो मैं कहूंगा कि अपने लिस्ट में जो है वैसी किताबें, एक जल थल मल करके किताब है, हाँ, सोपान जोशी। वो मेरे, हाँ, बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया किताब। हाँ, बढ़िया किताब है मतलब। तो हम्म, मैं कहूंगा कि किस्से कहानी में मजा आता है, आपको बढ़िया लगता है, लेकिन आप अगर उसको पढ़िएगा ना, तो ऐसी ऐसी चीजें पता लगेगी दुनिया भर की, कि जो आपके सही बात। रडार में वैसे नहीं आती हैं। तो मैं कहूंगा कि सोपान जोशी जी की जल थल मल, या अनुपम जी की, जो अनुपम मिश्र जी की किताब है आज भी खड़े हैं तालाब, तो उस आज भी सबसे, खड़े हैं ताला। हाँ, उस बहुत प्रभावित करती है वो किताबें। नर्मदा यात्रा है वेगड़ जी की, अमृतलाल वेगड़ जी की नर्मदा यात्रा पर उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा है। तो वो किताब मैं कहूँगा कि ये सब किताबें मुझे प्रभावित करती हैं।
फिर हाल में अशोक पांडे जी कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं, एक दो किताबें उन्होंने लिखी हैं जिसमें सब कुछ लिख दिया है कश्मीर पर, जितना कुछ लिखा गया है अंग्रेजी में उसको उन्होंने हिंदी में अच्छे से कंपाइल करके और कुछ और नई चीजें तथ्य जोड़ के। तो कश्मीर भी ऐसा चीज टॉपिक है जिसपे कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो उसमें जरूरी है कि आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये सब किताबें भी पढ़िए, किस्से कहानियों, कुली लाइन्स पढ़िए, मेरी गिरमिटियों के बारे में आप जानेंगे, जो कि कई लोग। हाँ सर, वही मैं पूछने वाला था आपसे, ये कुली लाइन्स के बारे में जरा थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है ये। हाँ जी, कुली लाइन्स किताब है। कई लोग बोल रहे हैं कि कुली, जो कुली घूमते हैं स्टेशन पे, उनकी कहानी है। वो नहीं, कुली, कुली मतलब हिंदुस्तानी, अंग्रेजों के लिए एक तरह से गांधी जो था वो भी कुली था, और आज भी जो हिंदुस्तानी अफ्रीका में अगर खड़ा होता है तो उसको वो कुली ही बुलाते हैं। तो वो उन कुलियों की कहानी है जो भारत से उठकर भिन्न भिन्न द्वीपों पर ले जाए गए थे, और यहाँ से ट्रिनिडाड, मॉरिशस, जो वेस्ट इंडीज में जितने ये शिव नारायण चंद्र पॉल हैं, या ये क्रिस कालीचरण, ये सब क्रिकेटर लोग जो हैं, सुनील नारायण है, ये सब उन्हीं के वंशज हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न द्वीपों पर ले जाए गए भारत से, और ये भारत का सबसे बड़ा प्रवास था, मतलब इतने ज्यादा लोग, लाखों लोग कभी भी नहीं ले जाए गए हैं। सब एक प्रवास तो विभाजन के समय हुआ, पाकिस्तान जो गए यहाँ से, लेकिन उससे भी बड़ा प्रवास और उससे भी ज्यादा बिखरा हुआ प्रवास, कि कोई मॉरिशस में है, कोई फीजी, मतलब आप देखिएगा छोटा सा एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, वहां पर इंडियन भरे हुए हैं। ऐसे ही सूरीनाम है, कहाँ दक्षिण अमेरिका में, आप अगर वहाँ की रेडियो, आप आजकल तो रेडियो गार्डन ऐप आ गया है, उसमें आप वहाँ की रेडियो सुनेंगे तो बढ़िया एकदम अभी भोजपुरी गाना और हिंदी गाना चल रहा होगा वहाँ की रेडियो में। तो वहां पर खूब बढ़िया। मैं नीदरलैंड में हेग गया, वहां 1 लाख, हम जैसे एनआरआई नहीं है, ये लोग के परदादा और उससे भी ऊपर के लोग ले जाए गए थे मजदूर बना के, और वहां 1 लाख से ज्यादा वो लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं, उनका एक भोजपुरी रेडियो चैनल है। और ये तो हम लोग एनआरआई हैं, हम लोग अब यहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं, भोजपुरी तो छोड़ दीजिए, सब अंग्रेज हो गया यहाँ पे आके, लेकिन वो लोग भोजपुरी बोल रहे हैं। और उनके घर में गया तो बगीचा में जो हम लोग के यहाँ अरिकंच होता है, तिलकोरा होता है, वो सब लगा हुआ है, कुम्हर लगा हुआ है, और उसको लेके और मतलब वो लोग आज तक बिहार के गांव में ही जी रहे हैं, और घर में तबला ये सब बैठा हुआ है। मैं बस 1 मिनट के लिए आपको रोक दे रहा हूँ, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। जो आप कह रहे हैं कि वहां पे जाके अंग्रेजी बोलते हैं सब, भोजपुरी तो छोड़ दीजिए, तो आप तो विदेश में चले गए, वहां की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे इंडिया में हूँ, और भारत में भी यही हाल है, मतलब जिस जगह मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे भी यही हाल है कि यहाँ पे भी सामने वाले को हिंदी आती है, और उसको पता है कि जो सामने है उसको भी हिंदी आती है, फिर भी वो अंग्रेजी में बात करते हैं। तो लेकिन इन लोगों का क्या हुआ, ये लोग गांव से गए थे ना, तो इन लोगों का, और ये लोग गए थे मतलब 1800-1900 ईस्वी में, तो इन्होंने देखा ही नहीं भारत कब आजाद हुआ, कब कंप्यूटर आया, कब क्या हुआ। तो अभी तक सोचते रहे कि भारत मतलब गाँव का माहौल है, तो उसी से बड़े हुए। इनके माँ बाप ने भी इनको यही सिखाया, क्योंकि तो किसान बना के ले जाए गए थे। हम लोग क्या ब्लू कॉलर में आए हैं, एकदम डॉक्टर बन के आए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा अंग्रेज बन के ही आए हैं, वहां से अंग्रेजी बोलने वाला, हमारा इंटरव्यू भी अंग्रेजी में। इनको तो पकड़ के ले गया था, फुसला के ले गया था, तो इनको वो कल्चर आया नहीं। इन्होंने बल्कि अपने को जिंदा रखने के लिए कि हम लोग सब साथ हैं, हम लोग किसान हैं जो, तो इन्होंने अपनी भोजपुरी को या हिंदी को पकड़ के रखा और उसको बोला, और खूब तबला ढोल सब बजाते हैं अभी भी, और बजा के मतलब इन्होंने, आप देखिएगा जो एनआरआई हैं वो इनसे नहीं बतियाते हैं, वो कहते हैं ये लोग गंवार लोग हैं, जबकि ये लोग क्या, वहां का पासपोर्ट होल्डर है, वहीं रहा है, नीदरलैंड में ही पैदा हुआ है, डच बोलता है खूब बढ़िया, लेकिन अपने इंडियन सोचते हैं अरे ये लोग क्या है, गंवार लोग हैं। तो वो उन लोगों की कहानी जो है, क्योंकि वो हमारी हिंदी बेल्ट से ज्यादातर लोग गए थे, बिहार, यूपी, तमिल, तेलुगु भी बहुत लोग गए थे, और उसमें उनकी कहानी है, तो वो तो हम लोग को जानना ही है, हमारे ही पूर्वज लोग हैं। ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखी नहीं होगी अगर, कुली लाइन्स किताब है। ये कुलियों पर किताब नहीं है, ये भारत से दूसरे देश ले जाए गए, गिरमिटिया बोलते थे, एग्रीमेंट पे ले जाए गए थे। एग्रीमेंट वो लोग बोल भी नहीं पाते थे, गिरमेंट बोलते थे, उससे गिरमिटिया हो गया। तो हाँ, उससे गिरमिटिया। लेकिन मेरी जब गिरमिटिया से बात हुई कि क्यों पड़ा गिरमिटिया नाम, तो उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग गिर गए और हम लोग मिट गए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग पहले तो गिर गए, अपना धर्म त्याग दिया, मतलब काला पानी पे चले गए हम लोग, दूसरा देश उस समय काला पानी कहलाता था, कि अपना सब जाति धर्म त्याग दिया, जनेऊ तोड़ दिया,
और ये भी एक अच्छी चीज हुई एक्चुअली, जातिवाद नहीं है बिल्कुल भी वहां पर, सब अब ब्राह्मण हो राजपूत हो कोई, सब अब गिरमिटिया है, एक खेत में काम किया, सब सब हल जोते हैं साथ में। तो वो चीज बहुत अच्छी हुई है। धर्म भी मुसलमान हिंदू सब शादी भी आपस में कर रहे हैं खूब बढ़िया, कोई पर्दा और बुर्का लगा के नहीं देखिएगा वहां पे, और साड़ी भी सब देखिए देखे ही होंगे वेस्ट इंडीज में कैसे रहता है लोग, तो वैसा ही सब हिंदुस्तानी लोग भी वैसे ही रहते हैं। और बहुत बढ़िया, लेकिन कल्चर में होली खेलेंगे, फगुआ बोलते हैं वो लोग, होली नहीं बोलते हैं, फगुआ खेलते हैं वो लोग, और सब कुछ बहुत मस्त माहौल है। उनसे उनके यहाँ बैठ के लगता है कि गांव आ गए अपने, जो कि यहाँ के किसी इंडियन जो एनआरआई है उसके घर में लगेगा तो सब कुछ अंग्रेज जैसा माहौल, वहां जाके लगेगा एकदम गांव आ गया, एकदम गांव का माहौल रहता है। जबकि वो कभी हिंदुस्तान देखा नहीं है वो लोग, उनमें अधिकतर लोग गए ही नहीं है इंडिया, इधर ही रहे हैं। अब वहां पे उन्होंने हिंदुस्तान बना लिया है, वहां पे उनका पुराना हिंदुस्तान है, मतलब आज का पुराना इंडिया हिंदुस्तान, हाँ वही उनकी हाँ आज का हिंदुस्तान में है वो लोग। अच्छा, इसी पे 2-3 कमेंट आए हैं, जैसे राम कुमार गुप्त जी कह रहे हैं कि कुली लाइंस पढ़ रहा हूँ आजकल, जी धन्यवाद। और हिमांशु पाठक जी का कहना है कि कुली लाइंस ऑर्डर कर लिए हैं सर, जल्दी शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। और एक और ये रिक्वेस्ट आई है आपके लिए कि हिंदी में नॉन फिक्शन की लिस्ट एक बना सके तो जरूर उपलब्ध कराएं। हाँ जरूर, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग मुझे मेरे से फेसबुक पे जुड़ जाइए, वहां पे मैं एक सूची बना दूंगा, और हिंदी में सच में सूची लायक ही किताबें हैं नॉन फिक्शन की जो लिखी जा सके, एक पोस्ट में उतनी ही किताबें, नई किताबें अगर आप पूछेंगे आप, पहले बहुत लिखा जाता था, पहले पुरानी किताबों में राहुल राहुल सांकृत्यायन वगैरह ने बहुत ज्यादा लिखा है नॉन फिक्शन, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की सारी कथेतर ही है, वो तो बहुत सारी कथेतर ही है। अब जैसे वोल्गा से गंगा तक ऐसे इस तरह की जो किताबें होती थी, तो वो बीच में बंद हो गया था, अभी फिर से शुरू हुआ है, मैं जरूर दूंगा सूची। ये कुली लाइंस पे ही बात हो रही थी, बीच में हम लोग इस पे चले गए, ये मतलब कमेंट पढ़ने लगे। कुली लाइंस को लेके मेरे मन में है कि कितनी रिसर्च की थी आपने इसको लेके? देखिए कुली लाइंस का कंसेप्ट ये है कि अब फिजी का कहानी जो है ना, वो फिजी वालों ने लिखा है, और मॉरिशस का कहानी मॉरिशस वालों ने लिखा है, वो सूरीनाम का कहानी डच में, इतने मोटी मोटी किताबें डच लैंग्वेज में लिखी हैं, जो मैं जिनसे मिलने गया था, तो मुझे तो डच समझ में आती नहीं है, अब उन्होंने डच में लिख दिया है कि हम कैसे गए थे भारत से, और पूरा यूपी का कहानी है लेकिन डच में है। तो वो चीज जो है इसमें रिसर्च इसलिए क्योंकि बिखरा हुआ है, कई लोग जो किताब भी पढ़ेंगे उनको लगेगा कि एक ही चीज बार बार हो रहा है, जो फिजी में हुआ वही मॉरिशस में भी हो रहा है, वहां भी महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, यहाँ भी वो मतलब बोर हो जाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी इतिहास जो है वो फिजी की कहानी अलग है, मॉरिशस अलग, द्वीप भी अलग है, लोग भी अलग है, वहाँ का वातावरण भी अलग है, जमैका अलग चीज है, गुयाना अलग चीज है, ट्रिनिडाड अलग चीज है। मैं कहता कि नहीं नहीं देखो सब जो है ना फिजी मॉरिशस चले गए और सबको वहां पर पीटा गया, और ये तो वो नहीं, मैंने हर का अलग अलग इतिहास, अलग हर द्वीप का अलग अलग इतिहास, वहां से एक एक कहानी जो है वो, तो उसमें लोगों ने लिखा है, कुछ जैसे लोगों ने हिंदी में भी उस समय की हिंदी में लिखा है, अवधी हिंदी मिक्स करके लिखा है, मुंशी रहमान खान ने एक हैं जो कि उन्होंने बड़ी अच्छी अवधी और हिंदी को मिक्स करके उन्होंने अपनी लिखा है, जीवन कैसा था गिरमिटिया का उनका। ऐसे ही तोताराम सानेडी करके उन्होंने लिखा है फिजी में 21 वर्ष कैसे बीता, और बाद में वो गांधी जी के साथ आ गए। तो सबकी अलग अलग, प्लस अंग्रेजों ने बहुत लिखा है गिल्टी में आके कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, तो अंग्रेजों ने, हिस्टोरियंस ने बहुत लिखा है। और अंग्रेजों ने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, अंग्रेजों को गाली दे देते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सारी गलतियों को ऑनलाइन रख दिया है कि हमने यहाँ इस जहाज से इस आदमी को इस डिपो से लेके गए, उसका नाम भी है, और उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ वहां पर कोर्ट में क्या हुआ, या जो सब कुछ जो है उन्होंने खुला रख दिया है। फाइल जो है सारी बहुत अच्छी मेंटेन की, भारत में होता है ना गायब कर देंगे, मान लीजिए कि अपने सुभाष चंद्र बोस का फाइल बोलते हैं कि गायब ही है, पता नहीं सुभाष चंद्र बोस का फाइल बीजेपी खोलेगी, कांग्रेस खोलेगी, वो खुल ही नहीं रहा है, तो वो नहीं, तो वो इन लोगों ने जो किया है, अंग्रेजों ने अपना गाली खाने का भी जुगाड़ कर लिया है कि उन्होंने सारा चीज जो है ऑनलाइन रख दिया है कि देखो हम लोगों ने किस तरह से तुम लोगों को लूटा है, और उसका पूरा दस्तावेज उन्होंने ऑनलाइन रख दिया है। तो वो सब जो है सच में कहिए तो मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी जाकर नहीं उठाना पड़ा, उनको एक सिंपल रिक्वेस्ट किया और उनके आर्काइव से मुझे एक्सेस अब भी मिल जाता है, आराम से एक्सेस मिल गया, सारी कहानियां मुझे मिल गई, कहीं अभी भी मिल रही हैं, लेकिन हुआ कि अब किताब में
कहानियां बहुत सिमिलर सी होती जा रही थी, तो फिर मैंने लिखना बंद कर दिया कि इस तरह से हर गिरमिटिया का अपना कहानी है, अब कितना लिखे आदमी। तो और सब में कुछ कुछ नया है, कोई गोरखपुर की कहानी सुना रहा है, तो कोई कहीं कि यहाँ मुझे ऐसे फुसलाया, यहाँ मुझे ऐसे फुसलाया। तो कुछ कहानियां मैंने डाली है और कुछ, लेकिन टोटल मिला के करीब 100 रेफरेंस तो मैंने दिए ही हैं। और कूली लाइंस में मेरा बहुत ज्यादा समय, मैं बहुत ज्यादा उसमें क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा इमोशनल भी चीज भी है कि आप जब मिलते थे उनसे, आप पढ़ते थे ना, लगता था कि असली बुरा हाल तो इन लोगों का किया है कि भारत से दूर ले जाके कहीं उनको इतनी यातनाएं दे रहे हैं। हाँ, तो वो चीज कूली लाइंस काफी टायरिंग। अब मुझे कोई पूछता भी है कि कूली लाइंस पे एक लेख लिख दो ना, मैं थोड़ा सा तो बहुत हो गया कूली लाइंस लेकिन करता ही हूँ, अभी भी मैं आगे नई चीजें पढ़ रहा हूँ उसके विषय में। खैर ये तो अब मैं भी क्या पूछूं उसमें, तो छोड़िए, उसको रहने देते हैं। ये बताइए कि आपकी कौन कौन सी किताबें पेपर बैक में मिलेंगी? मेरे कूली लाइंस वाणी प्रकाशन से, वाह उस्ताद राजपाल प्रकाशन से, और एक किताब मेरी अभी अभी आई है, मेरे नॉर्वे के प्रवास पर बहुत लोग कह रहे थे कि नॉर्वे का कहानी सुनाइए, तो नॉर्वे की प्रवास की मेरी किताब है खुशहाली का पंचनामा। क्योंकि नॉर्वे जो है एक ऐसा देश माना जाता है जहां हर इंडेक्स में टॉप पे रहता है, वो पत्रकारिता, मान लीजिए फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स देखिएगा या डेमोक्रेसी इंडेक्स देखिए, सब में नॉर्वे को टॉप पर रख देते। छोटा सा देश है, लेकिन छोटे छोटे देशों में भी ये टॉप पे है, और मतलब भारत वगैरह से तो ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है लोगों के पास। तो मैंने यही कंपेयर किया उसमें कि जैसे मान लीजिए नॉर्वे में शादी होती है तो कैसे होती है, और भारत में शादी होती है तो कैसे होती है। यहाँ पर होता है बाप, आधा बाप, चौथाई बाप, 1/8 बाप। तो एक बाप आपका हुआ जो बायोलॉजिकल फादर है आपका, एक होगा आधा बाप, यानी कि आपकी जो माँ है वो जो पहले जो उसका पति था वो आपका आधा बाप है, स्टेप फादर जो सिंपल होता है। लेकिन एक होता है चौथाई बाप। चौथाई बाप हो सकता है कि आपका जो क्या नाम है, माँ जिसके साथ पहले शादी की, तो उससे पहले भी हो सकता है किसी और के साथ शादी की हो, तो वो आपका चौथाई बाप है, वो भी माँ से रिलेटेड है। माँ का पहला पति तो वो था, दूसरा तीसरा आपका पिता। तो यहाँ पर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, सौतेला बाप नहीं मानते हैं। जब कोई क्रिसमस वगैरह होता है तो सबसे ये लोग जाके पैसा वसूलते हैं, अपना बाप से, फिर जाएंगे अपना हाफ बाप से, फिर चौथाई से, अठाई, सबसे पैसा, सबसे गिफ्ट बटोर के ले आएंगे। तो ये लोग खुश होते हैं कि बाप जो है ना एक और शादी कर लिया, तो एक और फैमिली हो गया, वहां भी जाके खेलेंगे, इधर भी जाके जाएंगे। तो इन लोगों का परिवार देखिएगा, कभी हम लोग ईस्टर में मिले थे एक हम लोग के यहाँ, तो उसमें देखे कि सौतेली माँ भी बैठी हुई है, उसका भी पति बैठा हुआ है, फिर उसके सब मतलब उसके बच्चे, इसके बच्चे, सब मिलके साथ में पार्टी कर रहे हैं। तो ये काफी अपने यहाँ जैसे होता है ना, तलाक हो गया तो आदमी बात करना भूल गया, परिवार समाज देखेंगे भी नहीं कि हाँ, मतलब यहाँ सब मिल के जो है फिर पार्टी करते हैं अपने पुराने क्योंकि उसका बच्चा आ गया, इसका बच्चा आ गया, सब मिल के खेल रहा है, तो इन लोगों का परिवार बड़ा हो जाता है इस तरह से। तो ये सब कल्चर पे मैंने लिखा है, खुशहाली का पंचनामा किताब है। और एक किताब मेरी सबसे पहली जो चमन लाल की डायरी थी वो भी पेपर बैक में उपलब्ध है। ये 4 किताबें मेरी है, कूली लाइंस, वाह उस्ताद, खुशहाली का पंचनामा और चमन लाल की डायरी। ये अमेज़न चमन लाल की डायरी जी। अच्छा, ये थोड़ा संगीत के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। अब इतना आप वाह उस्ताद की बात कर रहे हैं, हाँ, तो संगीत मतलब वाह उस्ताद के बारे में या संगीत के बारे में जो भी। हाँ, संगीत पे आज ही स्वतंत्रता दिवस पर मैंने एक फैसला लिया है कि मैं संगीत जो है गुरु शिष्य परंपरा से सीखूंगा। अभी क्या हुआ, कोरोना टाइम में जितने संगीतकार हैं उन लोगों का बड़ा बुरा दिन चल रहा है, कहिए उनको, चूंकि मंच नहीं मिल पा रहा है कोरोना में, वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन जो है परफॉर्म ये करते हैं, मंच ऑनलाइन ही गाते हैं, बजाते हैं। तो उसमें से मैंने एक घराने के बड़े प्रतिष्ठित संगीतकार को मैंने कहा कि मुझे आप सिखा दीजिए संगीत, मैं इतना पढ़ता लिखता रहता हूँ तो, लेकिन मुझे गाना नहीं आता है। उन्होंने कहा कि अरे आपको तो, मुझे जो है क्योंकि आप तो वो ही मुझे पढ़ते हैं, मेरी किताबें पढ़ते हैं, वो कहते हैं आपको तो नॉलेज है तो आपको तो सिखाना बड़ा आसान होगा। मैंने कहा नहीं, गाना तो अलग चीज है और जो अभी बंदिश बैंडिट्स में देखी होगी क्या होता है संगीत, जो बंदिश बैंडिट्स की जितनी चीजें हैं, जैसे नसरुद्दीन साहब उसमें अपने समधी, अपने जो ससुर हैं उससे अलग घराना बना लेते हैं, ये सब चीजें हो चुकी हैं। आप पढ़ेंगे वाह उस्ताद, उसमें आपको ये कहानी मिलेंगी कि किस तरह से समधी को धोखा करके एक उस्ताद ने एक अपना अलग घराना बना लिया। जिस तरह से उन्होंने एक अपनी बहू को कहा कि तुम गाना बंद कर दो, और फिर वो बहू घराने को संभालती है,
किसी आप लोगों ने देखी होगी अगर वेब सीरीज, तब मैं बात कर रहा हूँ, नहीं भी देखी होगी तो ऐसी कहानियां हमारे यहाँ थी। एक बहू जिसको कि गाना बंद करवा दिया गया और उन्होंने फिर बाद में जाके घराना बचाया। एक गोरखी बाई थी, उनकी कहानी मैंने लिखी है कि किस तरह से उन्होंने पटियाला घराना बचाया। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत म्यूजिक जो है मतलब गढ़ है यहाँ पर। नॉर्वे में भी सब जो बोलते हैं, हमारे यहाँ कभी कभी बच्चे परफॉर्म करते हैं तो वो फिल्मी गाने पर कर देते हैं, तो कहते हैं अरे ये तुम्हारा गाना तो है नहीं, हम लोग तो रविशंकर को जानते हैं जो सितार बजाते हैं। हम लोग कहे हाँ रविशंकर को जानते हो, लेकिन रविशंकर जैसा सितार बजाने वाला ये बच्चे बच्चे या मतलब वो नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोगों का, ये लोग समझते हैं गीता या हिंदुस्तानी संगीत जो क्लासिकल होता है, उनको ये समझ में आता है कि वो है हिंदुस्तान। तो वो उस चीज को हर भारतीय को, ऐसा नहीं हो कि अगर कभी कोई आपसे पूछे कि बताओ रविशंकर के बारे में, तो आपके कौन रविशंकर, हाँ सितार बजाता था एक कोई था, तो वो नहीं होना चाहिए। कहीं आप एक भारत के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई आएगा बाहर से तो पूछेगा भाई बताओ, हम लोग रविशंकर का बहुत नाम सुनने थे, कहाँ का था रविशंकर, किस गाँव का था, क्या करता था वो, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मतलब आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए वाव मैंने जो है कितनी पतली सी, ये इतनी पतली सी किताब है, इतनी पतली सी किताब मैंने भारत के जितने संगीत घराने हैं उसको मैंने, उसकी कहानियां किस्से जो है मैंने लिखे हैं कि ये उस्ताद जाते थे तो कैसे, उनके किस्सों के साथ साथ कि बड़ी अच्छी लगेगी आपको। मतलब क्या था हमारे यहाँ जो बंदिश बैंडिट्स में जैसे दिखाया है, एकदम वैसा ही आपको लगेगा। हमारे यहाँ बहुत मस्त माहौल था संगीत का, आप उस चीज को जिएंगे और फिर लगेगा अपने बच्चे को भी जो है थोड़ा सा हारमोनियम एक लाके दे देते हैं कि बजाए ये। और आजकल के बच्चों को बहुत आसान हो गया। मैं यहाँ से नॉर्वे में बैठ के गुरु शिष्य परंपरा से ध्रुपद सीखूंगा, हो गया, क्योंकि मेरे पास उन्होंने कहा कि एक ऐप है जिसपे तानपुरा और तबला बजेगा, और जैसे आप सेट कर देंगे हाँ तो उस पे बजेगा, आपके पिच पे वो तानपुरा बजेगा। और मैंने बजा के देखा तो बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं, मेरे दोनों बेटी भी उन्हीं से सीख रही है क्लासिकल म्यूजिक। और यह बहुत आसान हो गया है कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखा सकें, ऑनलाइन सिखा दीजिए, या भले ही वैसा नहीं होगा जैसा गुरु, लेकिन आप कम से कम उसको एक तालीम दे सकते हैं। फिर वो गाएगी बाद में, चाहे तो वो पॉप गाए, हिप हॉप गाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक बार आवाज सध गई तो फिर वो सब गा सकता है, गाती ही है। हमारे हरिहरन जी जो थे, पंडित हरिहरन, तो वो लोग तो पॉप म्यूजिक का निकाले थे एल्बम, और गजल भी गाते हैं, और एक्चुअली वो क्लासिकल सिंगर है, तो वो तो होता ही है। उमेश पंत जी का कहना है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है आलोक भाई, प्रवीण जी को सुनने में मजा आता। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में प्रकाशक और लेखक के बीच पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दूसरे देशों में क्या कोई खास तरीके हैं जिन्हें भारत में भी अपनाया जा सकता है? जी, पहली चीज जो होनी चाहिए अंग्रेजी इंडस्ट्री में पहले से है कि एडवांस रॉयल्टी अच्छी खासी मिलती है एक लेखक को। आपके अगर लेखक में 1000 किताब निकालने का मादा है किसी प्रकाशक को कि इसकी अच्छी किताब है, तभी तो छापेगा उसको। तो 1000 किताब जब छापेगा, उस 1000 किताब को रॉयल्टी जो है हाथ में दे दे। अब वो उसको बेचने का जिम्मेदारी प्रकाशक है। रामचंद्र गुहा जो है वो 90 लाख रुपया ले लेते हैं पहले, फिर शुरू करते हैं गांधी पर पढ़ना और लिखना। तो वो एडवांस रॉयल्टी है जो भी है। उसके बाद वो कहाँ बेचेगा, पायरेट होगा, पायरेटेड होगी। आप देखेंगे चेतन भगत का किताब सब फोटोकॉपी करके बेचते रहते हैं स्टेशन पे, उससे चेतन भगत को कोई मतलब नहीं है। उसको जो है मिल गया 10 करोड़ रुपया, और वो अब प्रकाशक अपना बेचेगा। और उसके बाद वो देखा होगा अपने वीडियो की, वो गाड़ी से जा रहे थे और वहां पर पायरेटेड किताब मिल रहा था चेतन भगत का। क्या जी बिक रहा है, कोई पढ़ता है तुम्हारा किताब, मेरा ये चेतन भगत का किताब? वो बोला कि हाँ आपका किताब तो बहुत बिकता है। उसको कोई मतलब, एडवांस रॉयल्टी उसको मिल गया। तो इससे क्या होगा कि लेखक को, तो वो एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री की पारदर्शिता का सबसे बड़ा चीज ये है कि 1000 कॉपी आप क्या तो आप छापिए ही नहीं, मतलब आप बेच ही नहीं सकते तो क्या करिए, उसको रद्दी में बेचने के लिए थोड़ी लिया है। लेकिन आपको लगता है कि प्रवीण झा का किताब हम छाप सकते हैं, और 1000 कॉपी तो कम से कम मान लीजिए कुछ हैं जो 400 कॉपी छापते हैं या 200 कॉपी भी छापते हैं, लेकिन अच्छे प्रकाशक 1000 कॉपी छापते हैं। तो 1000 कॉपी का पैसा लेखक को हाथ में दे देना चाहिए ताकि वो आगे काम करे, या फिर लेखक से करवाएं किसी चीज पर, किसी विषय पर कहें कि प्रवीण झा तुम ऐसा करो, नॉर्वे में रहते हो, तुम थोड़ा इस टॉपिक पे एक लिखो और हम पैसा दे रहे हैं तुमको इस चीज के लिए। तो वो चीज होना चाहिए, ये एक सबसे आसान। अदरवाइज कोई ऐसा तरीका नहीं है नॉर्वे में भी कि रिटेलर कहाँ क्या बिक रहा है। एक चीज पॉसिबल थी कि जो हमारा यहाँ बार कोड होता है, ये बार कोड जैसे होता है,
तो वो उस पे काम कर रहा है कि बार कोड जैसे ही कोई स्कैन करेगा, जैसे किंडल में क्या होता है, किताब बिका तो आपके पास आ गई ना कि किताब बिक गई, तो वैसे ही ऐसा ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हो जो जैसे ही कोई दुकानदार बार कोड स्कैन करता है कि प्रकाशक के पास वो इंफॉर्मेशन चली जाए कि एक किताब उठ गया है। हाँ, तो वो चीज अगर होती है, उसके बारे में यहाँ भी काम चल रहा है। यहाँ भी एक बार एक ऑथर ने यहाँ भी पूछा कि क्या भाई प्रकाशक कैसे, प्रकाशक बोल देता है कि 100 कॉपी बिका, और हम तो अब प्रकाशक से जाके देखेंगे नहीं कि कितना बिका, एक्चुअली कितना बिका है, तो ऐसा कोई तरीका है? तो उसने, प्रकाशक नहीं जवाब दिया, ऐसा कोई तरीका नहीं है, तुमको मैं ठग सकता हूँ, तुमको मैं बोलूंगा 85, तुम कुछ नहीं कर सकते हो एज अ लेखक। तुम आके हमारे ऑफिस में आके वो लोग रजिस्टर दिखाओ, हम वो भी दिखा देंगे कि तुम्हारी 100 ही कॉपी बिकी है, और तो उसका कोई भी तरीका नहीं। लेकिन एक ही चीज है, अगर एडिशन बदल गया, अगर किसी ने दूसरा एडिशन निकाल दिया, इसका मतलब कि 1000 कॉपी तो भैया निकल गई है, तीसरा मतलब कि दूसरा भी, हालांकि वो भी प्रकाशक नहीं बताते हैं कि एडिशन में छापा कितना था, एडिशन, हाँ वो तो हाँ 500 की निकाली तो, लेकिन एक तब ये नहीं कह सकते कि तुमको 10 ही रुपया दे रहे हैं भाई, तीसरा एडिशन आ गया है, तुम मतलब कह रहे हो कि बिका ही नहीं, तो वहां पर गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। और प्रकाशक को आजकल एक और चीज हो गई है कि प्रकाशक आजकल, और ये प्रकाशक खुल के ही बोलते हैं कि अगर मैं लेखक को पेमेंट नहीं करूंगा तो लेखक सोशल मीडिया पे हल्ला कर देगा कि राजकमल प्रकाशन जो है वो बहुत बड़ा ये है, पैसा नहीं देता है, वो मेरी किताब की, मेरे इतने कमेंट कर रहे हैं लोग, फोटो दे रहे हैं किताब का कि 100 किताब बिक गया, और ये लोग कह रहे हैं कि 85 किताब बिका है। तो सोशल मीडिया ने अचानक एक ट्रांसपेरेंसी ला दी है। ये बात छुप ही नहीं रह सकती कि प्रवीण झा का 20 ही कॉपी बिका, प्रवीण झा का 50 तो साला रिव्यू लिख दिया है इस पे अमेज़न पे। सही बात। तो वो तो वो 50 तो होगा ही होगा, कम से कम उतना तो दोगे। तो वो चीज आ गई है। दूसरी चीज आ गई है कि प्रकाशक को लगता है कि अगर इसको हम ग्रिप में रखेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा माध्यम आ गया है। अब मेरे को जो मैंने तीसरी किताब छपवाई है वो खुशहाली का पंचनामा, वो अबरार मुल्तानी जी ने इंदौर में छापी है और भोपाल में छापी है। तो अब वो कह रहे हैं, और उनका भी बिक रहा है, और वो कह रहे हैं कि अब सब एक प्लेटफॉर्म पे, अब तो सब ऑनलाइन क्लिक करते हैं और खरीदते हैं, और प्रवीण झा अच्छा ऑथर है तो वो चाहे राजकमल से बेचे या वाणी से बेचे या इंदो भोपाल से बेचे, तो इसलिए ग्रिप में रखने के लिए प्रवीण झा को वाणी प्रकाशन जो है वो पैसा देगी ही कि भाई तुम राजपाल के पास मत निकलो, तुम जो है मेरे तो मैं मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो कोई कहीं से भी कर सकता है, लेकिन अब ऐसे नहीं हो सकता है कि एक लेखक है जिसको, अब लेखक के पास बहुत ज्यादा चॉइस है। अब लेखक इस चीज का मैटर नहीं, किंडल पे छपवा लेगा। अब एक बड़े अच्छे लेखक हैं जिनकी राजकमल से बड़ी अच्छी किताब है, उन्होंने किंडल पे डाली है और उनकी किंडल पे चलनी शुरू हो गई, तब अब उसको भी लगेगा कि यार बहुत दिन से इसकी पांडुलिपि को टाल रहे थे, इसको अब थोड़ा सा जल्दी कर देते, नहीं तो निकाल देगा ये कहीं से, बाहर से निकाल दिया और जित भी जाएगा। तो ये चीज हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक संगीत वाला मेरा प्रश्न और भी है, वो मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले ये वाला पूछ लेता हूँ। अगर आप ना बताना चाहें तो इसको पास कर सकते हैं कि प्रकाशन को लेके आपका अनुभव कैसा है, ये जो पेपर बैक वाले जो प्रकाशन? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैंने बताया मेरी दोनों किताबों का हफ्ते भर में मुझे जवाब आ गया, जबकि हिंदी में तो बोलते हैं कि साल भर लटकाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो मेरा पर्सनल लेवल पे नॉर्वे में बैठे बैठे, मतलब एक बार भी मैं दफ्तर, राजपाल का तो मैंने दफ्तर देखा ही नहीं है, वानी में जब इनॉग्रेशन हुआ, वो भी जब मैं पहुंचा इंडिया तब तक पहला एडिशन बिक चुका था, तो दूसरे एडिशन में जाके पहली बार चेहरा देखा हूँ अदिति माहेश्वरी कैसे दिखती हैं। तो मुझे कोई वो भी नहीं करना पड़ा किसी से, हालांकि आजकल फेसबुक पे सब देख लेते हैं कि प्रवीण झा है कोई जो लिखता रहता है, वो मेरे से जुड़ जाएंगी। आजकल संपादक लोग ट्रैक करते रहते हैं कि कौन सा लेखक लोग है घूम रहा है जिसका कि, तो ये चीज हो गई है। तो उनको जो मेरी चिट्ठी आई होगी शायद ईमेल, तो ऐसा नहीं होगा ब्लैंक होगा, प्रवीण झा एक आया होगा चिट्ठी तो लगा होगा हाँ ये नॉर्वे वाला प्रवीण झा हो सकता है, देखते हैं क्या लिखा है, तो वो खुल गया होगा, ईमेल खुल गया होगा तो पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो मेरा अनुभव जो है प्रकाशकों से मैं कहूंगा दोनों माध्यमों में, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रकाशन, जो क्वालिटी हुई है, जो उन्होंने मार्केट किया है मेरा, और जो मतलब उन्होंने खास करके कुली लाइन्स को अच्छा प्रमोट किया है, उनको शायद पोटेंशियल दिखा, तो ऐसे वो लोग 100-150 और किताबें उन्होंने छापी होगी, जो ऐसे लेखकों की छापी होगी जो बड़े एस्टेब्लिश्ड है वहां पे, और मैं पहला लेखक हूँ, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने उसको मार्केट किया है। राजपाल ने भी अच्छा किया है, हर जगह पोस्टर लगाए हैं, और इन्होंने भी किया है, जबकि मेरे से उनको कोई फायदा, मैं न कहीं मंच पर जाने वाला हूँ, न मैं उनके पास मिलने आने वाला हूँ, न कोई जी हुजूरी होने वाला है, फिर भी उन्होंने जो है काफी उन्होंने
ये किया होगा। एक चीज हो सकता है कि सोचा होगा वो डॉक्टर है तो पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन मैं मांगता रहता हूँ रेगुलर, उनको ईमेल करता रहता हूँ कि रॉयल्टी का क्या हुआ। तो वो चीज नहीं है, मतलब उसमें भी काफी अच्छा रहा है। मतलब हाँ, प्रवीण झा है, डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब थोड़ी रॉयल्टी छोड़ देंगे। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो भी कारण नहीं है। सोचा होगा कहीं। हाँ, वो भी कारण नहीं है, और लोग जो है अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा है, मतलब पॉजिटिव रही है। हिंदी के लेखकों से मैं यही बात कहूंगा कि निगेटिविटी बहुत लोग देते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक अनुभव अपना बता रहा हूँ, और ये अनुभव है। और मैंने वैसे दोनों किताबों में इतनी मेहनत कर ली थी कि वो प्रकाशन उस किताब को छाप दे, तभी मैंने उनको पांडुलिपि हमेशा कंप्लीट भेजी, ऐसे हाफ हार्टेड नहीं कि 4 पन्ना का लिख के भेज दिए, देखते हैं क्या होता है। पूरा काम कंप्लीट, ऐसा कि वो खोले ना तो देखे कि अरे 100 किताब का तो रेफरेंस ही दिया हुआ है, तो ये किताब तो मतलब अच्छी किताब है। इसमें इसमें भी मैंने 61 किताबों का रेफरेंस दिया हुआ है, और बस मैंने पांडुलिपि भेजी है। और तो वो उस तरह का कोशिश करिए कि माल आप भेजिए, और तो आपकी उठेगी किताब, क्यों नहीं उठेगी। बहुत अच्छा है। हिंदी प्रकाशन जगत आजकल ढूंढ रहे हैं नया नया लेखक लोग को। बिल्कुल। और आज ये जो म्यूजिक वाला जो क्वेश्चन था, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मैं कुछ भी नहीं बजाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बजाता अच्छा, हूँ, गाता भी आज नहीं, से बात। शुरू। हाँ, 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 नहीं तो गाते हैं। गाने का ही मैं ये कर रहा हूँ, ट्रेनिंग जो लूंगा हम्म, गाने का। बजाने का तो बिना सामने बैठे वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, हम्म, बजाना तो मुश्किल है। हाँ, तो तो वो मैं गाने का ही यहाँ से लूंगा। मैं कुछ भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता। मैं बस ये है कि मैं म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक काफी लंबे समय से, क्लासिकल म्यूजिक में भी ऐसी हालत है ना कि किसी भी इंडियन को आता, मतलब समझ में आता नहीं है। तो अभी जीरो है। पहले होता होगा कि प्रवीण झा से बढ़िया बढ़िया लोग, अभी अंधों में काना राजा वाली बात है। तो मैं 15 साल से अगर सुन रहा हूँ क्लासिकल म्यूजिक, तो मैं क्लासिकल म्यूजिक का हो गया एक्सपर्ट। अब मुझे इतनी चीजें पता है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो ये भी आपको, ये सब भी बेंच कुर्सी ढूंढनी है जहां जगह खाली है। क्लासिकल म्यूजिक में अभी यतेंद्र मिश्र एक हैं जो लिखते हैं, एक मैं हूं जो लिखता हूँ, और कुछ और लोग भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सच में, जितनी भी आजकल संगीत पर लिखा जा रहा है, उसमें मुझे एक चिट्ठी अभी हाल में भी, अभी तुरंत भी चिट्ठी आई है कि संगीत पर एक किताब आ रही है, प्रवीण झा आप एक लेख लिख दीजिए। तो अब बहुत आसान है। अब मैं कहूंगा अगर कोई क्लासिकल म्यूजिक पर घुसना चाहे, सुनना चाहे, शुरू कर दीजिए। आपका आप अब अंधों में काना राजा बन जाइएगा। प्रवीण झा के बाद अब तीसरा आप ही रहिएगा जो क्लासिकल म्यूजिक जानता है। और बेंच तो खाली है। भारत में तो बहुत महफिलें भी होती रहती हैं, बैठ के जाके बैठ जाइए, बात करिए और सुनिए, और आप उसके उस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाइए जिस फील्ड पे कोई भी अभी नहीं है। अंग्रेजी में लोग हैं, हिंदी में अभी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और मैं और यतेंद्र जी दोनों में ना कोई गाता है ना बजाता है, हम दोनों जीरो हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ म्यूजिशियन वी आर जीरो, बट हम लोग, यतेंद्र जी तो खैर बहुत आगे हैं, मतलब नॉलेज मैं है। आपको, हाँ यतेंद्र जी, लेकिन अब उनको हर जगह यतेंद्र जी दिखेंगे आपको जब भी संगीत की बात होगी। तो वो चीज जो है, क्योंकि जगह खाली है, कोई यतिन जी के बाद दूसरा आया ही नहीं। तो ये सब में घुसिए, मतलब जहां पर लोग नहीं है ना उसमें घुस जाना चाहिए। चलिए सर, ये काफी लंबी बातचीत हो गई और आपसे तो बहुत मजा आ रहा है बात करने में। मतलब इतनी सारी चीजें हैं पूछने के लिए। तो तो फिर कभी लेके आऊंगा आपको फिर से, थोड़ी सी और आपकी, और जो एक दो किताबें आ जाएंगी उन पे बात करेंगे। खैर, तो आपकी तो हर किताब पे इतना बात करने के लिए है कि मतलब क्या करें। नहीं नहीं, लेकिन एक एक घंटा भी, हाँ। बोर हो जाएंगे लोग, बोर हो जाते हैं, कोई देखता नहीं है फिर लाइव। इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ, अंत में पाठकों के लिए कोई संदेश दे दीजिए, फिर आज का बंद करते हैं। फिर कभी फिर आपको इनवाइट करूंगा मैं, अगर आपके पास टाइम होगा। आपने मुझे टाइम दिया तो फिर बात करेंगे। जी, पाठकों के लिए यही संदेश है कि आप लोग खूब पढ़िए, हिंदी में खरीद खरीद कर पढ़िए। भले ही आपको कहीं से पायरेटेड पीडीएफ मिल जाए, लेकिन हिंदी को थोड़ा सा दान, थोड़ा सा पैसा लगाइए। 50 हिंदी की किताबें आज भी मैक्सिमम 200 रुपया 300 रुपया की होती है। तो हिंदी की किताबें खरीदिए खूब, और खूब पढ़िए, और नई पुरानी क्लास कथा कथेतर सब पढ़ते जाइए, देखिए सब नए पढ़िए। नए। हाँ, सब पढ़ते जाइए। एक राजकमल का उठा लीजिए, एक वानी का उठा लीजिए, एक हिंदी गुम का उठा लीजिए, और सब पढ़। मैं तो सब, मतलब लौंडे शेर होते भी पढ़ाता हूँ। अभी वैधानिक गल्प पे आ गया राजकमल पे। तो और वानी का जो मेरा प्रकाशक है उसका अभी तक एक भी किताब नहीं उठाया हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग सारी सारी चीजें जो है वो देखते रहिए। ऐसा हिंदी हिंदी की दुनिया में खूब पढ़िए, फिर किताब अपने आप आ जाएगी। जी। राम कुमार जी याद दिला रहे हैं आपको।
जी, मैं लिस्ट प्लीज। लिस्ट में अपने पेज पे लगा दूंगा, फेसबुक पे मैं अपने पोस्ट में लगा दूंगा। जी। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने टाइम दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए। धन्यवाद। ये फिर से आ गया, तो इसलिए बस ये नॉन फिक्शन की लिस्ट भूल नहीं जाइएगा, राम कुमार जी जो है फिर हाँ, से वो याद दिला रहे हैं कि हाँ, और आ, मैं अपनी किताब छाँट के आपको लिख दूँगा। अपनी किताब तो मैं एडवर्टाइज़ करता ही रहता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ और मेरे से अच्छी किताबें जो पढ़नी चाहिए, वो मैं आपको लिस्ट ज़रूर लगा के दूँगा फेसबुक पे। जी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर बंद करते हैं। जी। तो आपने सुनी प्रवीण झा जी से बातचीत, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे अब तक जितने भी लेखकों से मैंने बात की है या लेखन की दुनिया से जुड़े हुए लोगों से बात की है, आप वहाँ पे वो सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे अगली बार किसी और के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।